तो ठीक है, अब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के पार्ट 2 देखने वाले हैं। वीडियो का पार्ट 1 जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसमें मैं क्लास 11 के एनसीईआरटी किताब में ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसे डिस्क्राइब है वो डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और तो इस वीडियो में तो डिटेल में मैं डिस्कस कर ही दूंगा। किसी को अगर जानना हो तो वो उस वीडियो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, क्योंकि कोई अगर नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में जो एनसीईआरटी बोलता है वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म 3 पाथवे से होता है, ठीक है। एक है इंट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दोनों को मिला के एक जगह पर टोटल पाथवे एक हो जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पाथवे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे को देखेंगे, और उसके बाद दोनों को मिला के हम लोग कॉमन पाथवे को देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे से शुरू करते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे को टिश्यू डिपेंडेंट पाथवे भी बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है टिश्यू लेवल पर ट्रॉमा से, ठीक है। टिश्यू लेवल पर ट्रॉमा से। ट्रॉमा क्या कहते हैं? ट्रॉमा एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। ट्रॉमा प्लेटलेट सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करते हैं? प्लेटलेट फैक्टर 3, ठीक, मैं फैक्टर को F से और एक्टिवेटेड फैक्टर को F डिजिट A से डिनोट करूंगा, ठीक है। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है। यानी कि क्या देखें, ट्रॉमा आया, वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया, जो फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है। अब ये जो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा टिश्यू लेवल पे हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस ट्रॉमा से अब एक नहीं कई प्रोटीन रिलीज होंगे, जिसको हम लोग टिश्यू फैक्टर शॉर्ट में TF बोलेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन रहा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 को, ठीक है, फैक्टर 7 को फैक्टर 7A एक्टिवेटेड फैक्टर 7 में कन्वर्ट करेगा। फैक्टर 7 को प्रोकॉन्वर्टिन बोलते हैं, और फैक्टर 7 एक्टिवेटेड फैक्टर 7 को कॉन्वर्टिन बोलते हैं, ठीक। ये कॉन्वर्टिन अब फैक्टर 10 या फिर थ्रोम्बोकाइनेस, क्या थ्रोम्बोकाइनेस, इसको हम लोग और एक नाम बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक है। कन्वर्टिंग टिश्यू फैक्टर के मदद से थ्रोम्बोकाइनेस या फिर स्टुअर्ट फैक्टर और फैक्टर 10 को प्रोथ्रोम्बिनेस या फिर फैक्टर 10A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करेगा, ठीक। इस कन्वर्शन में कन्वर्टिंग टिश्यू फैक्टर कैल्शियम 2+ आयन इन्वॉल्व होंगे, यानी कि कन्वर्टिंग टिश्यू फैक्टर और कैल्शियम 2+ आयन फैक्टर 10 और या फिर थ्रोम्बोकाइनेस को
प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट करता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे यहाँ पर ही खत्म, पर इसका जो प्रोडक्ट्स है ये इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होंगे। अब हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये ब्लड वेसल लेवल पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। डैमेज्ड ब्लड वेसल हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट कैलिक्रेन और काइनिनोजेन। कैलिक्रेन और काइनिनोजेन नाम के दो प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। ये काइनिनोजेन और कैलिक्रेन सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट रहेगा इसका कोई बात नहीं, ये किसी भी टिश्यू फ्लूइड पे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रह जा सकता है, जैसे कि ये ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, यूरिन में भी प्रेजेंट होता है, सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस, लिम्फ, किसी भी बॉडी फ्लूइड में कैलिक्रेन और काइनिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब अगर जब ब्लड वेसल में डैमेज आया तो ये कैलिक्रेन और काइनिनोजेन को एक्टिवेट किया, ठीक है। ये कैलिक्रेन और काइनिनोजेन कॉम्प्लेक्स फैक्टर 12 को फैक्टर 12A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट किया, ठीक है। फैक्टर 12A इन टर्न फैक्टर 11 को फैक्टर 11A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में कन्वर्ट किया। अब ये जो फैक्टर 12 से 12 फैक्टर 11 को फैक्टर 11A में कन्वर्ट करेगा, ये सिर्फ फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12 नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक्टिवेटेड फैक्टर सिग्नल या फिर कन्वर्टिंग जो था वो इस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और हेल्प करता है, पर सिर्फ कन्वर्टिंग ही नहीं। काइनिनोजेन कैलिक्रेन के साथ रिएक्शन कर कैलिक्रेन की मदद से ब्रैडीकाइनिन क्या ब्रैडीकाइनिन नाम का एक प्लाज्मा फैक्टर जनरेट करता है। ये ब्रैडीकाइनिन क्या करता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेटरी एक सब्सटेंस है ब्रैडीकाइनिन। ब्रैडीकाइनिन काइनिनोजेन से बनता है कैलिक्रेन की मदद से। ये ब्रैडीकाइनिन भी ये फैक्टर 11 से एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्शन में पार्टिसिपेट करता है। और कैल्शियम 2+ आयन भी इस कन्वर्शन में इन्वॉल्व रहता है। ये ब्रैडीकाइनिन ये फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्सन के सिवा भी इन्फ्लेमेशन की मदद से इंजरी के जगह पर ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। ब्लड वेसल डायलेट होने से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाने से क्या होगा, वहाँ पर जो प्लेटलेट काउंट है वो ज़्यादा पहुँचेगा। प्लेटलेट काउंट ज़्यादा पहुँचेगा यानी कि वहाँ पर जो हमारे क्लॉटिंग का मेकानिज्म है वो और भी ज़्यादा फास्टर होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड फैक्टर 11 हुआ, ये फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट करेगा। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 कैल्शियम 2+ आयन के मदद से फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 यानी कि ये जो हमारे पास फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज है या फिर फैक्टर 10 है, इसको प्रोथ्रोम्बिनेज से कन्वर्ट करेगा। इस स्टेप में भी कैल्शियम 2+ इन्वॉल्व रहेगा, जैसे कि मैंने पहले बोला था। ये था इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब ये जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिनेज है, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज हेपारिन
हमारे ब्लड का जो नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है, ठीक है, हेपारिन को डीएक्टिवेट कर देता है। ये जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, ये हेपारिन को डीएक्टिवेट कर देता है। हेपारिन हमारे बॉडी का एंटी कोआगुलेंट था, वो डीएक्टिवेट हो गया, यानी कि अब हमारे ब्लड में क्लॉट बन सकता है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक पाथवे एक कॉमन पॉइंट आके फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 यानी प्रोथ्रोम्बिन में आके रुक गया। एक्सट्रिंसिक पाथवे अब आके प्रोथ्रोम्बिन से यानी फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में आके रुक गया। अब आता है हमारे पास कॉमन। ठीक है, कॉमन पाथवे में क्या होता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेस कैल्शियम 2+ आयन और फैक्टर 5A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 5 के हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे प्लाज्मा में ऑलवेज प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करें। ठीक है, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करें। ये प्रोथ्रोम्बिन को हम लोग फैक्टर 2 भी बोल सकते हैं, इस यानी कि बोलते हैं थ्रोम्बिन को हम लोग फैक्टर 2 बोलते हैं। अब फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 यानी कि प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम 2+ और एक्टिवेटेड फैक्टर 5 के मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। ये थ्रोम्बिन अब 3 काम करते हैं। एक, ये कैल्शियम 2+ आयन की मदद से फैक्टर 13 को प्लाज्मा में फैक्टर 13A यानी कि एक्टिवेटेड फैक्टर 13 में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही मेजर रोल है जो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसका और एक काम है, ये जो फैक्टर 5 है ये आया कहाँ से, ये आता है फैक्टर 5 से। फैक्टर 5 तो यूं ही एक्टिवेटेड फैक्टर 5 में कन्वर्ट नहीं होगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारे ब्लड में कुछ अमाउंट में थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो कुछ अमाउंट का थ्रोम्बिन ये फैक्टर 5 को एक्टिवेटेड फैक्टर 5 में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारे पास थ्रोम्बिन है एक्टिव फॉर्म में, पहले तो कुछ अमाउंट में प्लाज्मा में था, अब जो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्शन के बदले ज़्यादा अमाउंट में थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन फिर से कैल्शियम 2+ आयन की मदद से फाइब्रिनोजेन जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको हम लोग फैक्टर 1 बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर 1 यानी कि फाइब्रिनोजेन को ये थ्रोम्बिन कैल्शियम 2+ आयन की मदद से फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग जो देखे थे फैक्टर 13A, वो फैक्टर 13A फाइब्रिन मोनोमर के साथ रिएक्शन करके फाइब्रिन मोनोमर से वाटर एलिमिनेशन करवाएगा। अब फाइब्रिन मोनोमर सूख गया, तो ये सूखा हुआ फाइब्रिन मोनोमर एक साथ आके पॉलीमेराइजेशन फॉर्म करेगा, यानी कि मकड़ी के जाले के लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इसको हम लोग फाइब्रिन पॉलीमर या फिर फाइब्रिन थ्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन थ्रेड्स बोलते हैं, यानी कि फाइब्रिन का जाल। अब ये फाइब्रिन थ्रेड्स पे आके जो इंजुरी पे डेड फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि डेड आरबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी, डेड प्लेटलेट का जो मतलब रिमेनिंग पार्ट होगा वो आके जुड़ जाएगा। ये याद रखना, फाइब्रिन के साथ जिंदा कोई फॉर्म एलिमेंट नहीं आएगा। डेड फॉर्म एलिमेंट्स फाइब्रिन थ्रेड के साथ आके एक रेडिश ब्राउन स्कम, जो मैं पहले वीडियो में बोला था, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं। इसका कलर क्या होता है? डार्क
रेडिश ब्राउन स्कम, राइट, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, इसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं। ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड फैक्टर 10 से क्लॉट बनने तक का प्रोसेस आया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पाथ वे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पाथ। तो यही था टोटल ब्लड क्लॉटिंग का डिटेल्ड मैकेनिज्म। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू।